तो वीरेंद्र जी हमें बताइए कि इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना आसान है क्या? सर जी, शेट्टी सर, सवाल आपने ऐसा पूछा है जिसे वर्तमान में हर उसके बाद व्यक्ति जो कि शेयर मार्केट के प्रति आकर्षित हो रहा है उसको खोज रहा है। इस सवाल का सीधा उत्तर अगर मैं दूं तो मेरी तरफ से मेरा अनुभव जो है वो उत्तर सकारात्मक होगा कि शेयर बाजार में पैसा कमाया जा सकता है, आसानी से कमाया जा सकता है। और दुनिया में अगर आप देखेंगे कि अगर कहीं किसी ने वेल्थ क्रिएट की है तो वो स्टॉक मार्केट के माध्यम से, इक्विटी में इन्वेस्ट करके ही माध्यम से की है। बचत करके वेल्थ क्रिएट करने का कोई भी उदाहरण मेरी नजर में, मेरे अध्ययन में, या जो फाइनेंस की किताबें हैं उसमें तो ऐसा कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है कि बचत करके किसी ने पैसा कमाया हो। हाँ, इन्वेस्ट करके और खासकर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करके लोगों ने पैसा बनाया है। हम लोगों के सबके सामने उदाहरण है। तो मेरा उत्तर सकारात्मक होगा कि शेयर मार्केट से पैसा बड़े आराम से कमाया जा सकता है, शेट्टी साहब। तो भी अगर ये पैसा कमाना है हमें तो उसके लिए शेयर खरीदने पड़ेंगे और शेयरों का जी। चुनाव करना पड़ेगा। जी। तो उस बारे में बताइए कि सही शेयर कैसे चुने? शेट्टी साहब, सवाल आपका इतना महत्वपूर्ण है कि पूरे के पूरे निवेशक एक एक ही बात के पीछे रहते हैं कि भाई कौन सा स्टॉक सही है, कौन सा स्टॉक गलत है, किस समय लेना है, किस समय नहीं लेना है। तो पहला तो ये है कि अगर आपको पैसा बनाना है, अगर आपको कंपाउंडिंग का मैजिक देखना है, अगर आपको समृद्ध बनना है, तो ये आपको निश्चय करना होगा कि पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगाना है और स्टॉक मार्केट से ही पैसा बनेगा। जब आप ये पहली तौर पर निर्धारित कर लेते हैं कि मुझे अब जो वेल्थ क्रिएट करनी है वो स्टॉक मार्केट के माध्यम से करनी है, तो यहां से आधी समस्या दूर हो जाती है कि अब मुझे दिशा मिल गई कि मुझे अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है और इक्विटी मार्केट से करनी है, यानी निवेशित होकर के मुझे करनी है। अब इस सवाल का दूसरा पहला पहलू आता है कि हम स्टॉक का चयन कैसे करें। देखिए, एक स्टॉक मार्केट भी एक तरीके का व्यापार है। कोई अलग अलग व्यापार करते हैं, अपनी बुद्धि, अपनी क्षमताओं, अपना जो एक्सपोजर है उसके हिसाब से लोग व्यापार करते हैं। लेकिन हर व्यापार में एक चीज जरूर इन्वॉल्व होती है, वो है पैसा। तो इक्विटी मार्केट को अगर हम ऐसा समझें कि ये पैसे का व्यापार है, ये मैंने बहुत उथला उथला बताया है। बेसिकली ये पैसे का व्यापार नहीं है, ये व्यापार तो सामग्री का व्यापार है, उत्पादन का व्यापार है, ट्रेडिंग का व्यापार है। लेकिन मोटा मोटा मान के चलिएगा कि ये हमारा पैसे का व्यापार है। तो अगर पैसे का व्यापार है तो एक चीज और स्पष्ट होती है कि पैसे में भी पैसा बनाने की क्षमता है। हमारी पुरानी परंपराएं कहते हैं पैसा पैसे को आकर्षित करता है। तो उसका सीधा सा माध्यम है कि पैसा पैसे को बनाता है, और पैसा पैसे को कैसे बनाता है? पैसे को सही जगह निवेशित करके पैसा बनता है, शेट्टी साहब। तो इक्विटी मार्केट माने हिस्सेदारी। हिस्सेदारी किस चीज में? एक चलते हुए व्यापार में हिस्सेदारी। हम सब लोगों के साथ जो भी इक्विटी मार्केट में जुड़े हैं तो उसमें जो सीजन्ड प्लेयर हैं वो छोड़ दीजिए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स, उनकी खोज यही रहती है कि कहीं से कोई सूचना मिल जाए, कहीं से कोई जानकारी मिल जाए, कोई बता दे कि हम कहाँ निवेशित करें। और वो ये भूल जाते हैं कि अगर जिससे वो पूछ रहे हैं उसे ही इतना स्पष्ट मालूम होता तो वो बंद कमरे में बैठकर पैसा बना रहा होता, या आपको व्हाट्सएप पर, आपको जानकारी पर, यहाँ वहां चैनल पर कोई सूचना नहीं देता। तो अब सीधा समझ में आ गया हमको कि हमारा इक्विटी मार्केटिंग का इन्वेस्टिंग क्या है। यानी किसी भी चलती हुई कंपनी में, साधारण भाषा में किसी चलते हुए व्यापार में निवेशित करना। तो इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया, चलता हुआ व्यापार। अब चलता हुआ व्यापार
कैसे मालूम पड़ेगा? इक्विटी मार्केट में शेठी सर दो तरह के निवेशक होते हैं। एक तो निवेशक वो होते हैं जिनका अपना कोई खानदानी धंधा है और वो निवेशित कर रहे हैं, और वो उसी महत्वपूर्ण ये है कि वो उसी फील्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां उनका कारोबार पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। मैं उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा कि अगर कोई कपड़े का व्यापारी 2 या 3 पीढ़ियों से है, कोई अन्य व्यापार का व्यापारी कोई 3 4 पीढ़ियों से है, तो उसे उस व्यापार की पूरी पकड़ मालूम है कि कपड़ा कैसे चलता है, कैसे बिकता है, कहाँ मुनाफा होता है। तो अब उसके सामने ये चयन करने की जो क्षमता है वो ज्यादा हम लोगों से तेज हो गई है। तो वो बहुत आसानी से समझ जाएगा कि कौन सी कंपनियां इसमें व्यापार में काम कर रही हैं और उनके व्यापार का तरीका क्या है, और उसी आधार पर वो चयनित कर लेगा कि मुझे कपड़े की इस कंपनी में निवेशित होना है। तो ये तो हमने वो बता दिया कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी है। अब एक साधारण व्यक्ति जिसका कोई व्यापार से कोई मतलब नहीं है, उसको स्टॉक मार्केट में निवेशित होना है, वो चयन कैसे करेगा? अरे भाई, जो व्यापार है वो हमारे इर्द गिर्द घूमता है। हम घर से बाहर निकलेंगे और हमको व्यापार देखना शुरू हो जाएगा। चलती हुई बस व्यापार है, खुली हुई दुकान व्यापार है, हाथ में लिया हुआ टेलीफोन व्यापार है, बनती हुई सड़क भी व्यापार है, बनती हुई बिल्डिंग व्यापार है, खेती करता हुआ किसान व्यापार है। तो हमको व्यापार समझ में आ गया कि ये सब व्यापार है। अब अगला प्रश्न होगा कि हम इनमें से कौन सा व्यापार चयनित करें। तो फिर मैंने वही आपको पहली बात पे आया कि जिनका चलता हुआ कारोबार होता है वो क्या करते हैं, वो जिस क्षेत्र का उनका परंपरागत अनुभव होता है वो उसी क्षेत्र में निवेश करते हैं। लेकिन हम साधारण व्यक्ति का तो, हमारा तो कोई व्यापार पारंपरिक है नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने अपने आसपास देखा है। मान लीजिए मैं एक छोटा सा बात करता हूं कि हमारे घर के आसपास या हमने कहीं स्टेशनरी की एक चलती हुई दुकान देखी है, और हमको बहुत स्पष्ट हो गया कि इस स्टेशनरी की दुकान से ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है ये पैसा बना रहा है। तो हमको निवेश का एक रास्ता खुल गया। हम उस दुकान को देखेंगे, उस दुकान पर होने वाले कारोबार को देखेंगे। हम एक 10 मिनट के लिए उस दुकान के बाहर खड़े हो जाएंगे तो हमको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या बिक रहा है। किस सीजन में बच्चों का बैग बिक रहा है, किस सीजन में बच्चों की किताबें बिक रही हैं, किस सीजन में हमें पेन पेंसिल बिक रही है। अच्छा, एक और स्पष्ट है कि ये सारी चीजें बेच करके जो दुकानदार है वो अपना घर चला रहा है। यानी ये सारी चीजों की मांग है और इस वाले व्यापार में फायदा है। तो दो चीजें हैं, एक तो हम रिटेल के बिजनेस में जाएं जहां पर हमारी जो शिक्षा की सामग्री बिकती है। लेकिन हम थोड़ा बैकवर्ड मूव करेंगे शेट्टी साहब, तो देखिए हमने कितनी चीजों की चर्चा करी। कॉपी किताब, तो मुझे कहाँ देखना है, ये कौन पब्लिश कर रहा है, कौन पब्लिशर है, कौन सा मीडिया हाउस है। अगर हम पेन पेंसिल की बात करेंगे तो कौन सी स्टेशनरी है। अगर हम बच्चों के बैग की बात करेंगे तो हमें ये देखना है कि कौन सी कंपनियां हैं जो बैग के मामले में लीडर है। मार्केट बहुत क्लियर है कि इसका मार्केट है। अब हमें देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है। और ये जो सामान्य कानून शेट्टी साहब मैं जिनकी चर्चा कर रहा हूं, ये लगभग लगभग हर व्यापार में समान है। बाजार में चलती हुई चीज को हमें पीछे चेन दर चेन चले जाना है। और उस पूरी, अभी आपको एक कार का उदाहरण ले लीजिए। मान लो मैं एक उदाहरण के तौर पर मारुति कार की बात कर रहा हूं। पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये अध्ययन के पर्पज से है, और मैं उसी बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको मेरे द्वारा बोली गई किसी भी कंपनी में निवेश करना है तो एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर बात करें। अब देखिए, हम लोग एक मारुति की कंपनी पर चर्चा करते हैं। हमारे इर्द गिर्द मारुति की कंपनी घूमती है। तो वही उदाहरण जो मैंने पहले दिया फिर मैं बात करता हूं। एक तो मैं मारुति की कंपनी में निवेशित हो जाऊं, या अब हम थोड़ी सी आंख नाक का नजरिया खोलें। कार में क्या कार बिक रही है, तो कार के टायर भी बिकेंगे, कार की सीट भी बिकेगी, कार का एसी भी बिकेगा,
कार का ऑयल भी बिकेगा, कार में लगने वाला स्टील भी बिकेगा। हो गया। हमको समझ में आ गया बाजार में क्या चल रहा है। टायर कंपनी पर हम नजर रखेंगे। और जो प्रारंभिक तौर पे मैं लोगों को सलाह देना चाहता हूं कि जो नए निवेशक हैं वो पहले मार्केट कैप, बड़े मार्केट कैप की कंपनियों में ही लगाएं जहां पर बहुत ज्यादा उछाल या गिरावट नहीं होती है। एक बार समझ जाएं, उसके बाद लो कैप कंपनियों में, स्मॉल कैप में लगाएं। तो अभी टायर की कंपनियां हैं, कार बिकेगी तो टायर बिकेगा, और टायर बिकेगा, कार एक बार बिकेगी, और पूरे कार के कार्यकाल में जितने दिन आपके पास कार रहेगी 5 बार 4 बार आपका टायर बदल जाएगा। तो टायर और ज्यादा फास्ट मूविंग आर्टिकल है। अब हमको टायर की कंपनी में कौन से में लगाना है, बचपन से सुनते आए हैं, सबके जवान पे है। डनलप, सीएट, एमआरएफ, जेके टायर। तो इनमें से जो भी कंपनी हमने चलते हुए देखा है, जिसकी बैलेंस शीट में बहुत अंदर नहीं घुसना है, जिसका टॉप लाइन बढ़ रहा है। देखिए, मैं बॉटम लाइन की बात क्यों नहीं कर रहा हूं, नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिटेड कैन बी मैनिपुलेटेड, लेकिन रेवेन्यू, बिक्री को मैनिपुलेट करना शेट्टी साहब इतना आसान नहीं है। तो मूल भावना में जो आपने पूछा कि हम शेयर का चयन कैसे करें, शेयर का चयन वही चयन करें जो आपके इर्द गिर्द है, या जो व्यापार आपको समझता है, या जिसने आपने आपने देखा है। हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी में जिसका हमें कोई ओर छोर नहीं मालूम है, अगर हम उसमें निवेशित होंगे तो जो उतार चढ़ाव होगा या तकनीकी परिवर्तन होगा, हम उसको समझ नहीं पाएंगे। अगर हम बहुत साधारण सी भाषा में हैं, हम फैशन की कंपनी में लगाते हैं, तो फैशन का ट्रेंड हमको समझता है, उसका उतार चढ़ाव मांग हमकी आंखों के सामने है। नहीं, जिस व्यापार की आपको छोटी सी भी समझ है, उसी व्यापार में निवेशित करें। ये बड़ी बड़ी बातें, ये रेशियो वो रेशियो, ये सब बात की बातें हैं। पहला काम वो कंपनी में काम करें। मैं एक उदाहरण फिर से एक कंपनी का नाम ले रहा हूं, रेमंड। हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चों की पीढ़ी, हमारे बाप दादा की पीढ़ी इस ब्रांड के साथ बड़ी हुई है। इसका मतलब 100 सालों से कंपनी को काम करने का अनुभव है। कंपनी अगर 100 सालों से सरवाइव कर रही है तो कंपनी ठीक है। कंपनी की बिक्री हर तिमाही दर तिमाही बढ़ रही है। कंपनी का शोरूम, जो रिटेल आउटलेट होता है, अभी नया ट्रेंड आया है 10-20 साल से, लेकिन रेमंड के जो सोल रिटेल आउटलेट थे वो मेरी स्मृति में 50 सालों से हैं। अगर आप नए निवेशक अपने और बुजुर्गों से पूछेंगे तो रेमंड का आउटलेट उसके पहले से मिलेगा। बाटा रिटेल का आउटलेट आपको उसके पहले से मिलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आंख नाक कान हमको खुला रखना है। हम लोग हाईवे पे चलते हैं शेट्टी साहब, बहुत सारे हम सूचना बोर्ड देखते हैं, एडवर्टाइजिंग बोर्ड देखते हैं। देखो आप, एडवर्टाइजमेंट किसका है वो भी देख लीजिए। थोड़ा चलते हुए कार रोक लीजिए कि ये बोर्ड जो लगा है ये किस कंपनी का बोर्ड है। वो कंपनी अगर आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस कंपनी का कितना रेवेन्यू है, कितना प्रॉफिट है। बैलेंस शीट बहुत गहराई में नहीं घुसना है। 2-4 पैरामीटर देख लीजिए, बिक्री देख लीजिए, नेट प्रॉफिट देख लीजिए, टैक्स देख लीजिए, कोई लाइबिलिटी डिफर नहीं की है वो देख लीजिए, पी रेशियो देख लीजिए। ये छोटे छोटे चीजों को, बेसिकली हुआ क्या शेट्टी साहब कि कालांतर में एक षड्यंत्र चला है कि ये पैसा कमाने की जो खान है इक्विटी मार्केट्स में, इससे आम निवेशक को दूर रखा जाए। मैं लाइटर नोट पे कह रहा हूं कि क्या कभी टाटा और बिड़ला को एफडी कराते हुए लाइन में देखा है किसी ने? नहीं। ये सब लोग या तो स्वयं के कारोबार में निवेशित कर रहे हैं, या किसी ना किसी दूसरी कंपनी में जिसका कारोबार उनको समझता है, उसमें एक हिस्सेदारी लेकर के, जिसको कहते हैं शेयर खरीदना, उसमें निवेशित करके दिन दूने रात चौगने अमीर हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही मध्यम वर्गीय व्यक्ति निवेश की बात करेगा, स्टॉक मार्केट की बात करेगा, उसको डराया जाएगा। अरे इसमें पैसा डूबता है, अरे पैसा डूबता है तो ये करोड़पति जितने बड़े बड़े निवेशक हैं ये क्यों हिस्सेदारी कर रहे हैं? लेकिन हम लोगों में एक स्वभाव होता है कि हमने डरने वाली चीजों को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं।
तो शेट्टी साहब, चयन कैसे करें? आंख नाक कान खोल के चयन करें। अपने आसपास जो चल रहा है, जिसकी आपको समझ, बहुत जरूरी नहीं है कि आपको 50 कंपनियों का पोर्टफोलियो रखना है। आपको दो चार जो कारोबार चलते हैं, उनकी जो आपकी टॉप लीडिंग कंपनियां हैं, जो व्यापार आपको समझता है, जिस व्यापार में आप काम कर रहे हैं। एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं कि अगर कोई व्यक्ति आईटी कंपनी में काम कर रहा है, तो वो आईटी कंपनी में निवेश कर सकता है, क्योंकि आईटी कंपनी, वो कंपनी क्या काम कर रही है, कहाँ उसकी ऑर्डरशिप है, उसको वो समझ रहा है। लेकिन अगर आईटी कंपनी वाला ऑटोमोबाइल में निवेश करेगा तो उसको वो नहीं समझता है। वो ट्रांसपोर्टेशन में कर रहा तो उसको नहीं समझ रहा है। तो जो भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिस कारोबार से जुड़ा हुआ है, पहला मूल मंत्र है कि उससे संबंधित कंपनियों में निवेश करे, उसमें होने वाले परिवर्तन पर ध्यान रखे, बढ़ते हुए कंपनी को बढ़ता हुआ देखे। इसमें डर में नहीं आए कि अब बाजार कल गिरेगा, परसों गिरेगा। अरे गिरना होता तो हम लोगों ने अपने ही उम्र में 7,000 5,000 से इंडेक्स देख करके आज 80,000 को देखा है। अरे 7 का 80 हो गया, 80 का 20% गिर भी जाएगा, लेकिन अंततः जो पैदा हुआ है वो बड़ा होना है। आप अगर अच्छा चयन करते हैं तो आप सिर्फ शांति से बैठिए। मार्केट का एक ही मूल मंत्र बोलूंगा शेट्टी साहब, ये धैर्य की परीक्षा लेता है। जब हम धैर्य को करके भय में और लालच के प्रवाह में आ जाते हैं तो हम नुकसान करते हैं। वरना मेरा पहला सवाल, अगर धैर्य के साथ, थोड़ी सी समझदारी के साथ निवेशित करेंगे तो शेयर मार्केट में पैसा बनाना आसान है। कंपनियों का चयन कैसे करना है ये भी मैंने बताया है। निवेशित रहें, विश्वास रखें कि ये जो बाजार की परंपरा है, स्टॉक मार्केट की 150 साल पुरानी परंपरा है, अगर ये कोई गलत स्थान होता तो अभी तक बंद हो जाती। एक साइंटिफिक वे है जिसमें आप पैसे को बढ़ा सकते हैं। कंपाउंडिंग के माध्यम से ये दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है, उसको ध्यान में रखें, निवेशित रहें और पैसा बढ़ाएं, और अपने को उस श्रेणी में लाएं जो उच्चतर कमाने वाली श्रेणी है, जो कि स्टॉक मार्केट के माध्यम से ही कमाया है। शेयर को अगर बेचना है आपको तो कैसे उसका ध्यान रखें, कब बेचना है आपको, कैसे निर्णय देखिए, लेते हैं आप? हमने, बहुत अच्छी बात शेट्टी साहब, यही सारी समस्या है कि जो एक आम निवेशक को समझ में नहीं आता है, तो वो बेचता कब है। पहला कारण है, अगर आपने फेमस सेइंग सुनी होगी कि मार्केट इज गवर्न्ड बाय टू फैक्टर, फ्रीड फियर एंड ग्रीड। वो डरता है या तो तब बेचता है, या कहीं से सूचना आती है कि भाई ये बेच दो, या सुबह जैसे ही टीवी खोलेगा तो वहां से सूचना आएगी ये बेचो, टारगेट पूरा हो गया। उसका कारण है कि ये एक नेक्सस है, ब्रोकर से लेकर हर व्यक्ति को। जब तक आप बेचेंगे नहीं तो उनको लाभ कैसे होगा? बेचना कब है? मैंने पहले कैसे बोला कि कंपनी कौन सी चयनित करनी है, जिसका व्यापार आपको समझ में आता है। अब अगर आपको व्यापार की बेसिक समझ है तो मैं फिर एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। एक समय था कि जब साइकिल का कारोबार बहुत ज्यादा होता था, हर घर में साइकिल होती थी। तो आज से हम 25 और 30 साल पहले, 35 साल पहले, अगर मैंने साइकिल के बिजनेस में, एटलस साइकिल या किसी भी साइकिल में हमने लगाया होता, तो आज वो निवेश मल्टीफोल्ड हो गया। लेकिन परिवर्तन का दौर आया, साइकिल सेकेंडरी हो गई है और दूसरे वाहनों ने मार्केट पे कब्जा कर लिया। यानी क्या स्पष्ट हुआ हमको कि परंपरागत जो साइकिल का बिजनेस था, वो अब उतना ल्यूक्रेटिव नहीं बचा है कि हम जिसमें निवेशित रह सकें। तो इन्वेस्टर को क्या समझना है कि हमें साइकिल के बिजनेस पर पुनः विचार करना है। या तो कंपनी ने अपने आप को तैयार रखा है और उसने परंपरागत साइकिल की जगह स्पोर्ट्स साइकिल या हेल्थ से रिलेटेड साइकिलों का निर्माण शुरू कर दिया, तो हमें बने रहना है। अच्छा, ये जानकारी कहां से मिलेगी? कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है उसको पढ़ने का हम सबको आदत डालनी चाहिए। आज की पीढ़ी भाग्यशाली है कि इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जिन कंपनियों में हम निवेशित हैं, अगर वो अपने आप को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, तो कंपनी को एक दो क्वार्टर अगर उसका लाभ में कुछ कमी आती है तो उसको मौका दीजिए। लेकिन हमको अगर लगता है कि हमारे परंपरागत कैमरा, नोकिया का फोन,
इस सिग्नल मिल जाता है कि अब ये कम होने लगा है। एक जमाने में जैसे मारुति कार का एक छत्र राज था, लेकिन हम सबको दिखने लगा है कि उसको कंपटीशन मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी खत्म हो गई है, लेकिन जो ग्रोथ पहले 30% CAGR के आधार पर 40-20 करती थी, अब वो 10 और 12 पर आ जाएगी। तो हमको ऐसे समय में सोचना है कि इससे बेहतर निवेश का क्या तरीका है। हमें कंपनी को, शेयर को एक परिवर्तन आने के पहले भांप करके बेच देना है। यही एक मूल मंत्र है। छोटी सी बात एक और बताऊंगा, बेचना कब है। एक रेशियो होता है, पी रेशियो, और एक एवरेज पी रेशियो होता है। अब एक कोई कंपनी है जिसमें ना तो हमें ग्रोथ की संभावना दिख रही है, ना ही हमें कंपनी का ऐसा कोई गाइडेंस दिख रहा है कि वो भविष्य के लिए एक्सपेंशन कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, और कंपनी का एवरेज पी अगर 10 है और कंपनी 90 पी पर ट्रेड कर रही है, तो वो कितनी भी बढ़ जाए उस कंपनी से तौबा कर लीजिए। आप मेडन पी, एवरेज पी से डबल बर्दाश्त कर लेंगे कि चलो भाई कंपनी में कुछ ग्रोथ की बात हो रही होगी। हम सब लोग, क्या होता है कि लालच जो है वो हम सारे रेशियोज को दरकिनार करते रहते हैं। एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि अगर किसी इंडस्ट्री का एवरेज पी 30 है और आपका स्टॉक 150 पी पर चल रहा है और वो कुछ भी असाधारण नहीं कर रहा है, तो बेहतर है कि निकल जाओ, क्योंकि बाजार में जब भी कोई जरा सी भी नकारात्मक सूचना आएगी, ये कंपनी 200 पी से 100, 100 से 50 और 50 से 40 आने में, 20 आने में समय नहीं लगेगा। तो कंपनी का स्टॉक का महंगा होना, पी एक महत्वपूर्ण रेशियो है, लेकिन पी अकेला रेशियो नहीं है। उसके साथ आपको आंख नाक कान खुला रखना है कि कंपनी अपने आप को भविष्य के लिए कैसे तैयार कर रही है। बाजार कितना महंगा है, कितना ओवर वैल्यूड है, वो पी के माध्यम से, पीजी के माध्यम से मालूम पड़ेगा आपको। ये छोटे छोटे रेशियोज हम लोग जितना समय इसमें बर्बाद करते हैं टीवी देखने में या कहीं से टिप मिल जाए, अगर हम छोटा छोटा ऑथेंटिक रेशियोज, अभी आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की साइट पर चले जाइए, वहां साइट पर एक लिंक है, लिंक फॉर न्यू इन्वेस्टर्स। वहां बहुत साधारण तरीके से निवेश के माध्यम समझाए गए, क्या पी है, क्या पीजी है, क्या ग्रोथ है, सारे चार्ट सब कुछ दिया हुआ है। थोड़ा अध्ययन करेंगे तो हमको ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि हमें शेयर कब बेचना है, कब हमें डरना नहीं है, और कब हमें लालच के भाव में नहीं आना है। ये हमको समझ में आएगा। लीडर के साथ बने रहेंगे, उसका अगर ऊपर टॉप लाइन जो उसका बिक्री है वो निरंतरता के साथ एक साधारण बढ़ती रही है, तो मान के चलिए एक क्वार्टर खराब हो सकता है, दो हो सकता है, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली 2-3 क्वार्टर खराब हो रहे हैं, आप निकल जाइए। उससे बेहतर निवेश को खंगोलिए और उसमें निवेशित रहिए। सेठी साहब, धीरेन्द्र जी, आप आए प्रोग्राम पे और आपने काफ़ी जानकारी दी। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और हम भविष्य में भी चाहेंगे कि आपके विशेष विश्लेषण का फायदा हमारे इन्वेस्टरों को दिला सकें, व्यूअर्स को दिला सकें। तो इसके लिए अभी टाइम भी खत्म होने वाला है। अपने समय अनुसार बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद शेट्टी साहब, आपने मुझे मौका दिया। आशा करता हूं कि मेरे साधारण ज्ञान से निवेशक कुछ असाधारण लाभ उठा पाएंगे। तो मेरा ज्ञान, यहाँ जो चर्चा है हम दोनों के बीच में हुई है, वो सफल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।